हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर थर्ड ईयर क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। पिछले टर्न पर हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम की थी जिसमें हमको कहा गया था मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने का प्रॉब्लम का। यहाँ भी एक अपन एग्जांपल और ले रहे हैं जिसमें हमने क्या करना है, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम देखें किस तरीके की। बूढ़ी मुर्गियाँ 2 रुपये प्रति मुर्गी एवं जवान मुर्गियाँ 5 रुपये। ये 2 रुपये की तो बूढ़ी मुर्गी, 5 रुपये की जवान मुर्गी, और प्रति मुर्गी की दर से क्रय की जा सकती है। तो ये इसका परचेजिंग कॉस्ट है। ठीक है। बूढ़ी मुर्गियाँ एक सप्ताह में 3 अंडे देती है, तो बूढ़ी मुर्गी जो है एक सप्ताह में कितने अंडे देती है, 3। और जवान मुर्गी जो है एक सप्ताह में कितने देती है, 5 अंडे देती है। ठीक है। प्रत्येक अंडे का मूल्य 30 पैसे। ये भी बात सही है कि 30 पैसे का एक अंडा बिकता है। फिर आगे ये कहता है कॉस्ट क्या है। एक मुर्गी ये वाली जो है, इसको एक सप्ताह में खिलाने का व्यय 1 रुपया होता है। अब वो चाहे जवान मुर्गी हो चाहे बूढ़ी मुर्गी हो, एक सप्ताह में 1 रुपये का वो दाना वाना खाती है। तो अब ये आगे कहता है मुर्गी को क्रय करने के लिए केवल 80 रुपये प्राप्त हैं। ये खास चीज़ आप देखें इसमें प्रॉब्लम में दे रखी है कि मुर्गी आप कितने की खरीद नहीं सकते, 80 रुपये से ज़्यादा आपके पास मुर्गी परचेज करने के लिए नहीं है। और एक समय में 20 से ज़्यादा मुर्गियों के रहने का स्थान उपलब्ध नहीं है। 20 से ज़्यादा मुर्गियां भी नहीं रह सकती, ये भी खास बात है। एक कंस्ट्रेंट फिर डाल दिया कि 20 से ज़्यादा मुर्गियों को रखने की स्थान भी उपलब्ध नहीं है। तो अब क्या हमारे को कहा गया कि रैखिक प्रोग्राम समस्या को सूत्रित कीजिए तथा इस समस्या को आलेख विधि से हल करते हुए ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ के लिए किस किस्म की कितनी मुर्गियां क्रय की जाएं। तो इसका सिर्फ अपन अभी फर्स्ट पार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आलेखी हल या जो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे तो पहले ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। अभी हम सिर्फ जो है किस तरह मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है प्रॉब्लम का, उसकी बात कर रहे हैं। अभी उसके सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमको जो है प्रॉब्लम ये कहती है कि किस किस्म की कितनी मुर्गियां क्रय की जाएं। बूढ़ी मुर्गी कितनी की जाएं क्रय, और जवान मुर्गी कितनी की जाएं। कंस्ट्रेंट्स हमको जो है इसने दे रखे हैं। तो अब साहब अपन बढ़ते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की तरफ। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में क्या करना है उसको हम देखें कि किस तरीके से मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे। तो देखें, अब ये कहता है माना एक्स बूढ़ी मुर्गियाँ, ये लिखा है एक्स बूढ़ी मुर्गियाँ और x2 जवान मुर्गियाँ क्रय की जाती हैं, ये मान के चलें। और टेबल जो फॉर्म करनी है वो टेबल ऊपर अपन बना लेते हैं। क्या, सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं मुर्गियाँ, साधन क्या, बूढ़ी मुर्गी और जवान मुर्गी। प्रत्येक मुर्गी का मूल्य कितना है, 2 रुपये बूढ़ी मुर्गी का है, जवान का 5 रुपये। प्रति सप्ताह अंडे देने का जो है वो बूढ़ी मुर्गी का 3 का है और जवान का 5 का है। प्रति सप्ताह मुर्गियों को खिलाने का व्यय एक जैसा है, बूढ़ी मुर्गी का और जवान मुर्गी का दोनों का 1 रुपया है। ठीक है। अधिकतम क्रय करने का जो अपनी कैपेसिटी है वो 80 रुपये की, 80 रुपये से ज़्यादा हम क्रय नहीं कर सकते। प्रत्येक अंडा जो है जाता है कितने का, 30 रुपये का, 30 पैसे का। तो ये जो है अपनी जो है मैथमेटिकल फॉर्म। और फिर मुर्गियों के रहने का स्थान कितना है साहब, 20 से ज़्यादा अपन मुर्गियाँ नहीं रख सकते। तो एक टेबल हमने फॉर्म करी जिसके अंदर सारी की सारी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने जो है इस फॉर्म में रख लिया। अब आप कहेंगे कि ये प्रॉब्लम तो आपने रख ली इस तरीके से, पर हमको क्या पता कि इस तरीके का जो हमने टेबल फॉर्मुलेट करना। तो 2-4 क्वेश्चन करने के बाद ये वाली चीज़ क्लियर हो जाती है कि किस तरीके से कौन से कंस्ट्रेंट्स और कैसे ऊपर के हेडिंग्स जमा करके जो है हम बनाएं इस टेबल को। ज़रूरी नहीं है टेबल ही बने, सीधे प्रॉब्लम से भी हम इसको जो है कंस्ट्रेंट्स के फॉर्म में बांध सकते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं करना। अपन पहले जो है जितना हो सके हमारी समझ से टेबल को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये टेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेबल है, कुछ नहीं है, जो जो दिया हुआ है उसको जमा के लिखा है बस, और कुछ नहीं है। तो पहले फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। बूढ़ी मुर्गी के लिए यहाँ लिख लिए 2 रुपये की है, 5 रुपये की जवान मुर्गी है। अब बूढ़ी मुर्गी और जवान मुर्गी हमको निकालनी है, तो यहाँ पर या यहाँ पर ये बूढ़ी मुर्गी जवान मुर्गी लिख ली, और उससे रिलेटेड जो भी हमको डाटा दिया हुआ उसको ऊपर यहाँ 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 ये वाली हेडिंग डाल के हमने नीचे जो है उसको लिख लिया। और यहाँ पे एक कोने में 30 पैसे लिख लिए। ये खर्चा आ रहा है ना, प्रत्येक मुर्गी का मूल्य, खर्चे वाला कॉलम है, तो खर्चे वाला कॉलम है तो इसके नीचे 30 पैसे लिख लिए। और ऐसे इस तरफ गए तो स्थान के लिए हमने एक अलग से दे दिया कि 20 मुर्गी से ज़्यादा स्थान नहीं। बस ये करना है इसमें, और कोई ख़ास बात नहीं है।
अब हम कहते हैं कि माना x1 बूढ़ी मुर्गी तथा x2 जवान मुर्गी क्रय की जाती है। तो अब बात ये कि 2 रुपये की बूढ़ी मुर्गी और 5 रुपये की जवान मुर्गी है, तो अपन क्या करेंगे साहब, 2x1 + 5x2, लागत ये आई। क्रय करने पर कुल लागत कितनी आएगी, 2x1 + 5x2। चूंकि कुल क्रय करने के लिए 80 रुपये प्राप्त हैं, ये भी बात सही है। आप कितनी भी मुर्गी खरीद लो x1, कितनी भी मुर्गी खरीद लो x2, घुमा फिरा करके 2x1 + 5x2 जो है 80 रुपये से कम होना चाहिए, क्योंकि खर्चा करने के पास के लिए हमारे पास 80 रुपये मुर्गी खरीदने के लिए। फिर मुर्गी को रहने का स्थान 20 ही है, तो ये कि जोड़ जो है x1 + x2 का <= 20 होना चाहिए, कि 20 के बराबर रख सकते हो, 20 से ज़्यादा स्थान ही नहीं है आपके पास। तो माना x1 मुर्गी हमने मानी थी कि जवान बूढ़ी खरीदी और x2 हमने क्या खरीदी, जवान मुर्गी खरीदी, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, <= 20 हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये, जब हम प्रॉब्लम ही फॉर्मुलेट करना चाहते हैं तो हम सॉल्व करना चाहते हैं, मुर्गी जवान कितनी लेनी है, बूढ़ी कितनी लेनी है, तो नेचुरल है कि वो नॉन नेगेटिव होंगी। x1 और x2 जो हम फाइंड आउट करेंगे वो <= 0 होंगे। तो फिर ये वाली बात होगी कि नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हो गए, x1 शुड बी <= 0 एंड x2 शुड ऑल्सो बी <= 0। फिर साहब क्या है कि जब x1 मुर्गी हमने बूढ़ी खरीदी तो 3 अंडे प्रति सप्ताह कौन सी देती है, बूढ़ी मुर्गी देती है। तो बूढ़ी मुर्गी द्वारा एक सप्ताह में दिए गए अंडों की संख्या 3x1 हो जाएगी। एक सप्ताह में बूढ़ी मुर्गी 3 अंडे देती है, x1 मुर्गियां खरीदी तो 3x1 जो है ये हो जाएगी अंडों की संख्या, किसके द्वारा, बूढ़ी मुर्गी के द्वारा। फिर जवान मुर्गी के द्वारा क्या होगा, 5 ये वाला जो है प्रति सप्ताह अंडे उत्पादन 5 करती है जवान मुर्गी, और x2 हमने जवान मुर्गी खरीदी तो 5x2 हो जाएगा। तो एक सप्ताह में अंडों के विक्रय से कुल आय कितनी होने वाली है, ये 3x1 आय थी, ये 5x2 आय थी, इनको दोनों को जोड़ दो, और 30 पैसे का एक है तो इसको रुपए बनाने के लिए 30/100 कर दिया बस, और कुछ भी नहीं करा। तो 3x1 + 5x2 मल्टीप्लाइड बाय 30 पैसा और कन्वर्टेड इनटू रुपीज, देयरफॉर 100 से हमने डिवाइड कर दिया, बस ये करके रखा। फिर एक सप्ताह में जो कुल खर्च होता है कितना होता है, वो ये वाला होता है x1 + x2। क्यों, क्योंकि 1 रुपया मुर्गी को खिलाने में लगता है बूढ़ी को, और जवान को भी 1 रुपया लगता है। तो 1 × x1 1 × x2, इसको कॉम्पैक्ट करके लिख दिया क्या, x1 + x2। ये खर्चा हो गया, ये तो आय हो गई और ये हमारा खर्चा हो गया। तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा आय जितनी हुई उसमें से खर्च को आप माइनस कर लो। तो ये वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा यहाँ रखा, ये वाला एक्सप्रेशन ये पड़ा, इसको यहाँ रखा, और ये x1 + x2 हमारा खर्च है उसको यहाँ रखा, और दोनों को जब माइनस कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया साहब, ये -1x1 + 5x2। तो ये हमारा जो है साप्ताहिक लाभ का जो एक्सप्रेशन आया वो ये वाला आ गया। तो अब क्या करा हमने, अब ये करा समस्या का गणितीय रूप सेट करने की कोशिश करी, किस तरीके से होगा। तो गणितीय रूप ऐसा होगा कि अधिकतम कीजिए किसको, अधिकतम हमको किसको करना है, अगर यहाँ खर्चा होता तो खर्चा मिनिमाइज करा, कोई भी अगर फर्म का मालिक या कोई भी बिजनेसमैन है उसका क्या अल्टीमेट होगा, जो खर्चा हो उसको मिनिमाइज करना है। पर यहाँ जब हम मैक्सिमाइज जेड लिख रहे हैं, लाभ फलन, तो लाभ हमेशा क्या करना चाहेगा, कोई भी अधिकतम करना चाहेगा, यानी मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो ये साप्ताहिक लाभ जो था उसका एक्सप्रेशन जो यहाँ पे मिला था अपने को, वो ये मिला था। तो हमारा अधिकतम करने उद्देश्य क्या रहेगा, उद्देश्य ऑप्टिमाइज किसको करना है, मैक्सिमाइज करना है किसको, लाभ को। कौन सा लाभ, साप्ताहिक लाभ जो ये वाला। तो हमने क्या लिख दिया, मैक्सिमाइज जेड, यानी अधिकतम कीजिए किसको, जेड को, जो कि ये है -1x1 + 5x2। अब इसको तो अपन अधिकतम कर लेंगे, पर खास बात क्या रही, खास बात ये रही कि इसको अधिकतम किन बंदिशों के तहत करें। तो बंदिशें ये कहलाती हैं प्रतिबंध। आपको मैं जगह जगह इसलिए ये वाली चीज़ दोबारा समझाता जा रहा हूँ, जिन्होंने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा होगा, पिछले से पिछले वाला, जिसमें हमने उद्देश्य फलन की बात करी थी, प्रतिबंध की बात करी थी, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस की बात करी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं।
तो सबसे पहले मैक्सिमाइज करना है किसको, z को, जो कि लाभ है, लाभ फलन ये था, तो इसको मैक्सिमाइज करना, ये हमारा उद्देश्य फलन हो गया, है ना, ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन जो भी है। उसके बाद प्रतिबंध क्या क्या रहे, प्रतिबंध ये रहे कि साहब 2x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल टू 80, यानी x1 मुर्गी जो है बूढ़ी और x2 मुर्गी जो जवान है, इनको जो हम खरीदेंगे, ठीक है, 2 रुपये की तो बूढ़ी मुर्गी, 5 रुपये की जवान मुर्गी, जब हम इसको खरीदेंगे, इसको खरीदने के लिए अब हमारे पास 80 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 80, ये प्रतिबंध हो गया। दूसरा प्रतिबंध ये भी हो गया कि x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 20, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में दे रखा है ये कि 20 मुर्गियों को रखने से ज़्यादा हमारे पास स्थान उपलब्ध नहीं है। तो अगर x1 बूढ़ी मुर्गी खरीदी, x2 जवान मुर्गी खरीदी, जैसे भी मर्जी खरीद लो, पर x1 x2 का जोड़ जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, 20 रहेगा, यानी 20 से ज़्यादा जोड़ कभी भी इसका नहीं आना चाहिए, स्थान ही 20 है, तो लेस देन इक्वल टू 20। तो ये तीन चीज़ हमारे को मिली, 1 2 और ये 3। तो पहला तो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, उद्देश्य फलन, दूसरा वाला व्यवरोध, ये व्यवरोध या इसको इंग्लिश में कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं, और जो ST लिखा है यानी सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस दिस, यानी मैक्सिमाइज तो करना है प्रॉफिट को, पर सब्जेक्टेड टू दीज कंडीशन, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमको जो है मैक्सिमाइज करना। नहीं तो जो मर्जी लिख दो, अगर कंडीशन ही नहीं हो तो जैसे मर्जी लाभ को ऑप्टिमाइज करते रहो, पर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई कंडीशंस हमको दी हुई है तभी तो प्रॉब्लम बनी। तो ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर, ये दोनों जो 80 और ये 20, ये हमको ये बता रही है कि आपको बंध के इन दोनों कंस्ट्रेंट्स में चलना है। तो व्यवरोध, अवरोध या कंस्ट्रेंट्स या बंदिशें, वो ये वाली दो बंदिशें, और ये मैक्सिमाइज जेड जो करना वो ये वाला उद्देश्य फलन है। और तीसरी खास बात जो है इसमें, चौथी खास बात कहनी चाहिए, वो ये है कि मुर्गियों की संख्या जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, x1, x2 इज ग्रेटर देन 0, और इसके लिए यहाँ पर ये लिखा ऋणोत्तर संबंध, यानी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये इससे डेफिनेशन भी क्लियर हो रही है, जो पुरानी तुमको मैंने बताई थी स्टूडेंट्स को, वो सारी डेफिनेशन भी हमने इसमें डिस्कस कर ली। ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करें, पिछला क्वेश्चन जो कराया उसको भी करें, और आगे के जो अनसॉल्व क्वेश्चन हैं उनको अपने आप थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करें, तो आगे फिर अपन और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।